दोस्तों, अगर आप सर्वाइवल गेम, थ्रिलर और दिमाग को झकझोर देने वाले शो के शौकीन हैं तो एलाइस इन बोडरलैंड का सीजन 3 आपके लिए इस साल का सबसे बड़ा ट्रीट साबित होने वाला है। नेटफ्लिक्स की जापानी सीरीज हर सीजन के साथ और भी ज्यादा बड़ी, गहरी और माइंड ब्लोइंग होती जा रही है। अब तीसरा सीजन इसका सबसे डार्क, सबसे इमोशनल और सबसे थ्रिलिंग चैप्टर है। सीजन जिस परफेक्ट नोट पर खत्म हुआ था उसने हमें संतुष्टि भी दी और साथ भी एक मिस्ट्री क्रिएट की थी। जब आखिर में जोकर कार्ड दिखाया गया तब से ही फैंस में सवाल उठने लगे कि कहानी अब किस दिशा में जाएगी। अब जब सीजन 3 रिलीज हो चुका है तो कहना पड़ेगा कि मेकर्स ने इस कार्ड का इस्तेमाल बिल्कुल सही जगह पर किया है। सीजन 3 की कहानी वहीं से उठती है जहां पिछला सीजन खत्म हुआ था। अरिसु और उसाकी अब रियल वर्ल्ड में है, दोनों शादीशुदा जिंदगी बिता रहे हैं। अरिसु अब एक काउंसलिंग सेंटर में काम करता है और लोगों की मदद करता है, जबकि उसाकी अब भी अपने पिता की आत्महत्या के सदमे में उबर नहीं पाई है। जिंदगी भले ही सामान्य दिखती है पर बोडरलैंड की यादें उन कहीं ना कहीं दिख ही रही है। लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदल जाता है। अरिसु से मिलने आता है एक रहस्यमय रिसर्चर। वह बोडरलैंड के गेम्स के बारे में बात करता है और अरिसु से सवाल पूछता है जिसका सवाल खुद अरिसु के पास भी नहीं है। अरिसु को लगता है कि वो सब कुछ भूल चुका है, लेकिन सच में ऐसा नहीं है। फिर एक दिन उसागी गायब हो जाती है। अरिसु को कुछ अजीब विजन दिखने लगते हैं, एक आदमी जो उससे फिर से गेम में खींच लाना चाहता है, और तभी उसे मिलता है वही जोकर कार्ड। ये कार्ड ही फिर से बोडरलैंड का दरवाजा खोल देता है और एक बार फिर अरिसु उसागी की लाइफ एंड डेथ जर्नी शुरू हो जाती है। सीजन 3 का सबसे बड़ा हाईलाइट है उसके नए गेम्स। ये गेम सिर्फ जिंदा रहने की लड़ाई नहीं है, बल्कि हर एक गेम मेंटल वेरफेयर, साइकोलॉजी, मोर गेम के ओर बढ़ता है। पहला गेम ही ऐसा है जो दर्शकों को हिला कर देता है, फ्लेमिंग एरो गेम। मंगा में ये पहला गेम था जिसे सीरीज ने अब पेश किया है, और सच मानिए ये पूरे सीजन का सबसे टेंस और जो ड्रॉपिंग गेम है। अरिसु और उसके साथी यहाँ सिर्फ अपने शरीर नहीं बल्कि अपने दिमाग और भरोसों की परीक्षा देते हैं। वह न सिर्फ खुद के लिए रास्ता ढूंढता बल्कि दूसरों को भी साथ लेकर चलता है। वही उसागी अपने फिजिकल स्ट्रेंथ और एक्शन हीरो जैसे अंदाज में टीम को संभालती है। दोनों की ही ये ब्रेन एंड ब्रॉन वाली जोड़ी पूरे सीजन को सबसे बड़ी ताकत बनी हुई है। सीजन 2 में हमने जाना था कि बोडरलैंड असल में क्या है, एक ऐसी जगह जो लाइफ और डेथ के बीच मौजूद है। अब सीजन 3 में इस कॉन्सेप्ट को और भी गहराई में एक्सप्लोर किया है। जब हमें मालूम है कि बोडरलैंड क्या है तो अब खेल का मतलब क्या रह जाता है। असल में अब ये कहानी जिंदा रहने की इच्छा और जीवन के अर्थ को समझने की बन जाती है। हर किरदार को अपनी जिंदगी के दर्द से पछतावा है, डर में सामना करना पड़ता है। अरिसु और उसाकी सिर्फ गेम नहीं खेल रहे, वे अपने अतीत से लड़ रहे हैं, और यही इस सीजन को इमोशनल डीप की ओर ले जाता है। सीजन 3 में नया और दिलचस्प किरदार ryuji मित्सुमा, और उसे नियर डेथ एक्सपीरियंस का जुनून है। उसका बोडरलैंड में जुड़ाव एक व्यक्तिगत त्रासदी से प्रेरित है। ये किरदार कहानी में एक नया आयाम जोड़ता है, क्योंकि वह न सिर्फ एक होशियार प्लेयर है बल्कि उसकी नैतिकता और मकसद भी कई बार सवालों में गिर जाती है। कई बार लगता है कि वह उसागी की मदद कर रहा है, तो कभी ऐसा लगता है कि वह सिर्फ अपने जुनून को पूरा कर रहा है, या फिर वो सबको इस्तेमाल कर रहा है। उसका ये मिस्ट्री एंगल शो को और भी ज्यादा ग्रिपिंग कर देता है। अब अगर बात करें कमजोरी की तो सीजन में दो जगह पेसिंग इशू साफ दिखते हैं। सबसे पहले प्रीमियम एपिसोड यहाँ बोडरलैंड में दोबारा जाने की सेटअप में ज्यादा वक्त लेता है, हालांकि इसमें बहुत कुछ बेहतरीन डील वर्ड मूवमेंट भी दिखने को मिलते हैं। दूसरा मुद्दा एपिसोड 5 में आता है कि यह सीजन का सबसे बड़ा और इमोशन गेम है, लेकिन कुछ लॉन्ग सीक्वेंस शो की रफ्तार को थोड़ा धीमा कर देता है। हालांकि इसका असर फाइनल पर नहीं पड़ता क्योंकि फाइनल पे ऑफ शानदार है। सीजन 3 में बोडरलैंड का विजुअल डिजाइन पहले से भी ज्यादा शानदार है। सुनसान पतझड़ जैसा टोक्यो, ये जगह एक साथ खूबसूरती भी लगती है और डरावनी भी। आपको 28 डे लेटर जैसी फीलिंग आती है। कैमरा वर्क और सीजीआई का मेल इस दुनिया को और भी अलग दुनिया में ले जाता है। इसे देखने के बाद एक अलग ही दुनिया का अनुभव होता है। जब ओसाकी और अरिसु एक ऐसे मिस्ट्री गेम में जाते हैं, गेम में जाने के बाद ऐसी ऐसी चीजें खुलती है जो शायद अपने दिमाग को हिला कर रख देगी। ये जगह आज भी रहस्यों से भरी हुई है। सवाल अब भी वही है, क्या बोडरलैंड कोई वीआर सिमुलेशन है या कोई नियर डेथ एक्सपीरियंस है, या फिर कुछ और ही। सीरीज कभी भी स्पष्ट जवाब नहीं देती है और यही इसका सबसे बड़ा हुक है। इस बार सीरीज बोडरलैंड के कुछ नियमों को डिफाइन करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर उन्हें खुद ही तोड़ देती है। अरिसु की गेम थ्योरी यहाँ अपने चरम पर है। हर गेम में वह कुछ ऐसा करता है जो दर्शकों को चौंका देता है, चाहे वह प्रोबेबिलिटी हो, कैलकुलेशन हो, या फिर कोई मिस्ट्री हो। अरिसु हर बार साबित करता है कि वह इस गेम का सच्चा मास्टर है। सीजन 3 सिर्फ गेम की कहानी नहीं, ये ह्यूमन इमोशन की भी कहानी है। अरिसु और उसागी की शादीशुदा जिंदगी, उनका अतीत, उनके डर, उनका प्यार, सब कुछ कहानी की वो गहराई देता है। ryuji का सफर भी उतना ही दिलचस्प है। वह अपने अंदर झांकता है, अपनी नैतिकता से जूझता है और अपना नश्वरता का सामना करता है। उसकी कैरेक्टर आर्क्स इस सीजन में सबसे अच्छे हिस्सों में एक है। सीजन 3 का फिनाले शानदार है। कहानी को एक मजबूत बनता है, लेकिन साथ ही एक नए अध्याय का दरवाजा खुलता है या नहीं खुलता है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको एलाइस बोडरलैंड के सीजन 3 नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगा। ये वहीं आपको पता चलेगा। कुल
मिलाकर एलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन 3 एक शानदार, थ्रिलिंग और इमोशनल पावरफुल सीजन है। ये सिर्फ मौत के खेलों की कहानी नहीं, बल्कि ये ह्यूमन स्पिरिट, सर्वाइव और सेकंड चांस की भी कहानी है। अगर आपने पिछले सीजन पसंद किए हैं तो ये सीजन आपको उनसे भी ज्यादा पसंद आएगी। इसमें इन्वेंटिंग गेम्स, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर, फिलोसॉफिकल डीप, माइंड ब्लोइंग विजुअल इसे नेटफ्लिक्स की अब तक की सबसे बेहतरीन जापानी सीरीज में से एक बना रहे हैं। रेटिंग की बात करें तो 4.5 आउट ऑफ 5।